अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो सिंपल स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास, द वर्ड स्पेक्ट्रम कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग, मतलब ये लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब है फार आर अपीयरेंस, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड स्पेक्ट्रम टू डिस्क्राइब द रेनबो लाइक इमेज, मतलब कि जो स्पेक्ट्रम का वर्ड है वो फर्स्ट टाइम न्यूटन ने इस्तेमाल किया था। और उसने किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया था, उसने एक रेनबो लाइक इमेज को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो पिक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जिसमें जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स को जो है वो इकट्ठा करके दिखाया गया है, ठीक है। और आप इसको देखते हुए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसका जो इमेज है वो रेनबो के जैसा है। अगर हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें द रेडिएशन डिफरेंट ग्रेटली इन देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब जो रेडिएशंस होंगे ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के लिहाज से बहुत डिफरेंट होंगी। आप अगर हम दोबारा इसी पिक्चर की तरफ जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है इसको जो है इसका इस तरह से नेम दिया गया है, इसको जो है वो वेवलेंथ की बिहाफ पे और फ्रीक्वेंसी की बिहाफ पे। तो इस साइड पे अगर हम देखें तो रेडियो वेव्स आगे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गैमा रेज, ठीक है। तो इनकी जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड चेंजिंग वेवलेंथ के हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ठीक है। इन देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन वेयर टू ऑब्जर्व दैम इन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि किस लिहाज से जो है इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। The names given to various region of the spectrum have to do only with the way the different type of waves are produced. They have nothing to do with any fundamental property of the wave. मतलब कि हम जो स्पेक्ट्रम का रीजन है उसको जो नाम दिया गया है वो जस्ट एक दूसरे की डिफरेंट टाइप की वजह से उनको नेम दिया गया है, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की उससे इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटल वे टू डिस्टिंग्विश अ वेव इन द विजिबल रीजन फ्रॉम अ वेव इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल जो वे है वो नहीं है कि जिसके वजह से जो है हम क्या करें कि हम विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन की वेव्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो प्रूव कर सकें। देर आर नो गैप्स इन द स्पेक्ट्रम एंड नॉर शार्प बाउंड्रीज। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है इसमें कोई भी जो है वो शार्प बाउंड्रीज नहीं है। ये किसी लिहाज से बात की हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे रेडियो वेव्स कह दिया, उसके बाद कोई भी यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, उसके साथ ही जो है वो माइक्रोवेव्स हैं शुरू हो जाती हैं, उसके साथ ही इंफ्रारेड, इसी तरह सो ऑन। तो इस बात को यहाँ पे कहा गया है कि ना तो इनके दरमियान कोई गैप है एक रीजन के से दूसरे रीजन्स यहाँ पे किनको कहा गया है, वही जो रेडियो वेव्स का बैंड एक अलग से, विजिबल रीजन अलग से, अल्ट्रावायलेट अलग से और गैमा रेज अलग से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनके दरमियान जो रीजन के दरमियान ना तो कोई गैप है और ना ही इनकी जो है कोई शार्प बाउंड्रीज हैं, ठीक है। बस इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे जो है वो कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। द फोर्थ वन पीछे हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे ट्रैवल थ्रू मीडियम विद सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चाहे वो लाइट वेव्स हैं, चाहे गैमा रेज हैं, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, कोई भी रेज हैं, तो बेसिकली हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स या रेडिएशन हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए जो कोई भी मीडियम है वो उनकी स्पीड पे इफेक्ट नहीं करता। तो अगर हम वैक्यूम की बात करें तो जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वैक्यूम में, उन सब की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। अब हमने स्पेक्ट्रम के बारे में देख लिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगर हम देखें कि जो वेव्स हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया तो वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास ईएम स्पेक्ट्रम है उसमें जो हमारे पास बैंड है वेव्स के लिहाज से जो बैंड बनाए गए हैं उनमें है रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज एंड यूवी वेव्स। यूवी बेसिकली जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कहा जाता है। तो हम जो इन सारी जो वेव्स की क्लासिफिकेशन की गई है ईएम स्पेक्ट्रम में, इन सबको जो है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है विजिबल बैंड।
सबसे पहले तो नहीं आता खैर, लेकिन हम उसको डिस्कस सबसे पहले करेंगे। विजिबल बैंड वो बैंड है फ्रीक्वेंसी का जिसको जो हम अपनी आंख से देख सकें। जैसे अगर हम कलर्स देखते हैं, जितने भी रेड है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है, जितने भी कलर्स हैं, मतलब वो हर वो चीज़ हम अपनी आंख से देख सकते हैं ना, वो विजिबल रीजन में आती है। उसकी फ्रीक्वेंसी इस लिहाज से होती है कि जो हमारी आंख के लिए डिटेक्टेबल हो, ठीक है। तो द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू द आई इज़ कॉल्ड विजिबल रीजन, ठीक है। और विजिबल रीजन ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई के लिए। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक होती है। इसका मतलब है कि 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली जो रेंज होगी और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वाली जो वेवलेंथ होगी उसको जो है हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। सिर्फ 400 से लेकर 500 नैनोमीटर तक की जो रेंज है उसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी इंसानी आँख के लिए वो होती है 555 नैनोमीटर, और ये येलो कलर पे होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात है तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब रात के टाइम ट्रैवल करें, ठीक है, रोड्स पे, तो आप लोगों ने देखे होंगे जो रोड्स पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, उसमें से जो जब लाइट उनके साथ टकराती है गाड़ियों की, ठीक है, तो उसमें से येलो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। वो इसी वजह से वहाँ पे येलो कलर के रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि जो येलो कलर है वो इंसानी आँख के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है विजिबल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसका सोर्स क्या है, उसका ऑब्वियसली इसका सोर्स है वो सन है हमारे पास। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि एक मैंने EM स्पेक्ट्रम की पिक्चर लगाई है। इसमें देखेंगे जो विजिबल बैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो विजिबल बैंड है उसको नीचे एक्सपेंड करके बताया गया। और विजिबल बैंड में देखें कि यहाँ पे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये वाले सारे कलर जो हैं वो विजिबल बैंड में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन बैंड। अब कम्युनिकेशन बैंड जो है वो आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी का बैंड कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन में सिर्फ जो है वो रेडियो नहीं आता है, बल्कि रेडियो के साथ साथ हमारे पास TV भी है, रडार भी है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे। मतलब हर वो चीज़ जिसके हम कम्युनिकेट कर सकें उसको हम जो है और वो जो चीज़ होगी सारी वो कम्युनिकेशन बैंड में आएंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैंड को जो है हम फर्दर डिटेल अगर इसकी देखें तो सबसे पहले जो है हम रेडियो बैंड की तरफ जो है उसको पढ़ेंगे। रेडियो बैंड में हमारे पास क्या है कि रेडियो स्पेक्ट्रम इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो हमें पता है, ठीक है। विद फ्रीक्वेंसी, अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कि 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक है रेडियो बैंड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज कॉल्ड रेडियो वेव। अब जो 3 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होंगी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको हम रेडियो वेव्स कहेंगे। अच्छा, अब रेडियो वेव्स में कौन कौन सी वेव्स आ जाती है? इसमें शॉर्ट रेंज भी आ जाती है, लॉन्ग रेंज भी आ जाती है, FM रेडियो भी आ जाती है और EM रेडियो भी आ जाता है, ठीक है। अ रेडियो बैंड इज अ स्मॉल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी इन विच चैनल्स आर यूजुअली यूज्ड टू सेट। अच्छा, ये आगे सारा वो बताया हुआ है कि जो चैनल्स हैं जिससे हम रेडियो की जो ट्यूनिंग करते हैं, तो हम जिस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी होगी अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मैच करेंगे तो हम उसकी जो कम्युनिकेशन है वो सारी सुन सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें जो ट्यूनिंग है उसके बारे में बताया गया। अब अगर हम TV बैंड एंड FM बैंड की बात करें तो जो हमारे पास FM रेडियो बैंड फ्रीक्वेंसी है, मतलब FM जो रेडियो बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 80 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। अब जो TV चैनल इसमें जो TV चैनल होंगे ना, जो 2-4 TV चैनल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 72 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट में देखा कि जो रेडियो बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी FM रेडियो बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है। इस तो सबसे पहले हमने 88 से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी से लेस जो है फ्रीक्वेंसी उनकी बात करनी, तो उसमें हमने जो है TV चैनल 2-4 की बात कर ली, ठीक है। उसमें 54 से लेकर 72 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेंज होगी। अब उसके बाद 72 से लेकर 76 का जो बैंड मेगाहर्ट्ज का जो बैंड होता है ना हमारे पास, ये रिजर्व्ड है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो है वो उनकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। इसके बाद जब चैनल 5-6 की हम बात करें, TV चैनल 5-6 की, तो वो 76 मेगाहर्ट्ज से लेकर 88 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं, ठीक है। तो फिर 88 से जो है वो रेडियो बैंड हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम 108 से अबव की बात करें तो हमारे पास जो FM रेंज होती है, अबव FM इज रेंज
108 मेगाहर्ट्ज़ से 122 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रेडियो रेंज आती है। इसी तरह फिर टीवी रेंज आ जाती है। मतलब जो हमारे पास कम्युनिकेशन बैंड है वो जो है 54 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होके ऑनवर्ड 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक है, जिसमें जो है मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है, ठीक है, टीवी आ गया, रेडियो आ गया, सारा कुछ आ जाता है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वेव्स की। इसके बाद अगर हम बात करें AM रेडियो बैंड की, ठीक है। अब AM रेडियो बैंड क्या है? बेसिकली AM किसका जो है वो एब्रीवेशन है। हमारे पास AM जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो को हम कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड AM का मीनिंग है, ठीक है। AM रेडियो बैंड में हमारे पास क्या होगी? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 535 किलो हर्ट्ज़ से लेके 1605 किलो हर्ट्ज़ तक होगी, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 600 मीटर से लेके 200 मीटर तक होगी। फ्रीक्वेंसी जो इसमें होगी 30 किलो हर्ट्ज़ से लेके 535 किलो हर्ट्ज़ तक, वो जो है हमारे पास मैरीटाइम कम्युनिकेशन या नेविगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये AM रेडियो बैंड में नहीं आएगा। AM रेडियो बैंड 535 से स्टार्ट होती है, लेकिन 30 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 535 किलो हर्ट्ज़ तक जो होगी फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास से कम्युनिकेशन या नेविगेशन के लिए यूज़ होती है। यहाँ आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेलीविज़न FM रेडियोस के बाद जो है शॉर्ट वेव रेडियोस के बाद AM रेडियो है, ठीक है। तो हम इस पूरे 3 रीजन्स की जो है वो बात कर रहे हैं एक साथ। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स की या रडार जिसको कहते हैं, ये भी कम्युनिकेशन बैंड में ही आता है बेसिकली। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 13 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक होगी, ठीक है। मैंने आपको कम्युनिकेशन बैंड में बताया कि 52 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर ऑनवर्ड 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो उसके अंदर ही जो है वो माइक्रोवेव्स या रडार आ जाते हैं, क्योंकि रडार भी एक कम्युनिकेशन का ही हिस्सा, तो ये कम्युनिकेशन बैंड की जो है वो पार्ट है, ठीक है। अब जो करंट माइक्रोवेव्स अवन है, ठीक है, माइक्रोवेव अवन जो है आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है। वो फिर कम्युनिकेशन बैंड में नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन की। इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली होती क्या है? द इमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द portion of the spectrum just beyond the limit of red portion of visible radiation is called infrared radiation। अच्छा, मैं दोबारा से आपको जो है इधर लेके चलती हूँ पिक्चर की तरफ। देखें यहाँ पे जो रेड रीजन है, विजिबल रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो विजिबल रीजन आपको नज़र आ रहा है नीचे, इसको एक्सपैंड किया गया है। अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास विजिबल रीजन ख़त्म हो रहा है, उसके साथ ही बिल्कुल जो है वो इंफ्रारेड रेस का रीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो विजिबल रीजन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है बेसिकली वो रेड लाइट पे जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे विजिबल रीजन ख़त्म होता है रेड लाइट पे, उसके बिल्कुल साथ ही जो स्टार्ट होता है रीजन, उसको हम इंफ्रारेड रीजन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो emission of energy as electromagnetic wave in the portion of the spectrum just beyond the limit of red portion of visible radiation is called infrared radiation, ठीक है। तो आपको इसके नेम से भी पता चल रहा है कि जो हम रेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं उसके साथ जो बिल्कुल होगा उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन का नेम देंगे। अब अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव से शॉर्टर होगी, लेकिन लाइट वेव से जो है वो लॉन्गर होगी, ठीक है। तो वो भी हमें पिक्चर में भी पता चल रहा है कि इस चीज़ को किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद अब जो है वेवलेंथ रेंज की अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो वो 1 मिलीमीटर डाउन टू 750 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, कि 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर कम होती होती 750 मिलीमीटर तक जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने अभी एक और बात भी जहन में रखनी है कि जब हमारे पास वेवलेंथ कम होती जाती है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, और एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन की जो है एप्लीकेशन की बात करें, चलिए एप्लीकेशन से पहले हम इसकी डिटेक्शन की देख लेते हैं कि इसको हम डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं है तो हम देख तो नहीं सकते। तो जस्ट डिटेक्शन से हमें पता चलेगा कि इस तरह की कोई रेडिएशन जो है वो भी यहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होती हैं, ठीक है। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरह से, एज हीट एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज बोलोमीटर्स एंड चूज़ टू डिटेक्ट दैम, ठीक है। जो बोलोमीटर्स होते हैं ना उसको यूज़ करते हुए जो है हम इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये यूज़ कहाँ पे होते हैं।
तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेने के लिए, मतलब जो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं उनकी पिक्चर्स लेने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको यूज़ करते हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स के लिए, हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली ये फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ हो गया, लेकिन उन चीज़ की पिक्चर्स लेने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 1500 नैनोमीटर इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है हम आगे की तरफ जा रहे हैं एम स्पेक्ट्रम में, तो जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास 400 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक की रेंज में जो रेडिएशंस होंगे उनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। जो नेचुरल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उन वो जो है सन से प्रोड्यूस होती हैं। आपको पता है कि अर्थ को जो है सेफ करने के लिए या अर्थ की सेफ्टी के लिए एक जो है गिलाफ है अर्थ के गिर, ठीक है। तो लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लेकिन जो पॉपुलेशन हमारी जो आलूदगी है उसकी वजह से क्या है कि जो वो गिलाफ है उसके अंदर जो है वो सुराख हो गए हैं, वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की वो अर्थ तक जो है वो आती हैं, ठीक है, जो कि इंसानी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। स्किन कैंसर का भी जो है इससे ख़तरा होता है, ठीक है। अब जो आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं वो इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, इनकी 3 जो टाइप्स हैं या कैटेगरीज कह लेंगे, 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अब इनको 3 कैटेगरीज में किस बिहाफ पे जो है वो डिवाइड किया गया, वो बेसिकली इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास UVA, सेकेंड है UVB एंड थर्ड इज UVC, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल में पढ़े, हम पहले जो है वेवलेंथ की बात कर लेते हैं कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उतनी ही ज़्यादा जो है हार्मफुल होगी, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि इसी वजह से जो UV रेडिएशंस हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम UV ब्लॉक वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि इससे वैसे तो हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो डेंजर है उनके लिए, लेकिन इससे स्किन कैंसर का भी जो है वो ख़तरा होता है, ठीक है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A है इसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 315 नैनोमीटर तक होगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन है इनकी जो वेवलेंथ है वो 315 नैनोमीटर से लेकर 280 नैनोमीटर तक होगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें UVC की रेडिएशंस की, तो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो 280 नैनोमीटर से लेकर 15 नैनोमीटर तक होगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जो है उसकी कैटेगरीज की तरफ आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, मतलब A से B, B से C, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, और वेवलेंथ के डिक्रीज़ होने से उसके उतनी ही ज़्यादा वो जो डेंजर होती जा रही है, ठीक है। जो UVC हमारे पास टाइप है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बाद हम बात करेंगे एक्सरेज की। एक्सरेज जो है हमारे पास है ये हाई पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब है कि जो जैसे किसी चीज़ के अंदर घुस जाए, पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। अब इसकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से, क्योंकि एक्सरेज की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है, तो वेवलेंथ शॉर्टर होने की वजह से जो है वो किसी भी हम कह सकते हैं एलिमेंट के अंदर जो एक्सरेज हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये हमारे पास इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि जब हम जो है किसी लाइट की जो है बॉम्बार्डमेंट करवाएं किसी टारगेट के ऊपर, वो टारगेट क्या होगा, बेसिक ज़्यादातर वो जो है टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो टंगस्टन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट उसकी करवाएं, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब एक्सरेज जो है उसको प्रोड्यूस कैसे किया था, ये एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हुई थी 1895 में। एक जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम था विलियम सीआर, ठीक है, उसने इसको डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली। कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन जो है वो एक्सीडेंटली एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस हो गई और उससे जो है हमें डिस्कवरी होगी एक्सरेज की। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो कितने 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक। अब आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 10 नैनोमीटर से भी कम है, लेकिन जो ज़्यादा है,
तो लेकिन एक्सरे जो है वो उससे भी कम वेवलेंथ की उनकी उससे भी कम वेवलेंथ है। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी डेंजर है तो एक्सरेज जो हैं वो उससे भी ज़्यादा डेंजर होंगी। लेकिन फिर भी किसी न किसी भी हाफ पे जो एक्सरेज हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़ी कम डेंजर है। खैर ये बहुत लंबी डिस्कशन है, ये हम फिर कभी करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है हमने इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की तरफ जो है वो ज़्यादा करना है। एक्स-रेज के बाद हम बात करते हैं गैमा रेज की। गैमा रेज जो हैं ये हमारे पास डेफिनेशन इसका हम पढ़ लेते हैं। द टर्म गैमा रेज इज यूज्ड टू डिनोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस एज अ पार्ट ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोसेस। जैसे एक्स-रे जो है वो भी रेडियोएक्टिव प्रोसेस के नतीजे में बनती हैं, इसी तरह जो गैमा रेज हैं वो भी रेडियोएक्टिव प्रोसेस के नतीजे में बनती हैं। न्यूक्लियस जो है एटम का न्यूक्लियस है वहाँ से ये निकलती हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली जो गैमा रेज है वो फोटोन ही होते हैं। फोटोन आप लोगों को पता है कि जो वेव पैकेट है उनको हम फोटोन कहते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। अब जो गैमा रेज और एक्स रेज हो सकता है कि हमारे पास सेम हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि क्यों सेम होगी, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ठीक है। अब गैमा रेज की जो वेवलेंथ होगी वो एक्स रेज से भी कम होगी। इन इंट्रैक्शन विद मैटर गैमा रेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जब जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं वो मैटर के साथ टकराती हैं तो क्या करते हैं कि मैटर को आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अगर गैमा रेज से टकराती रहें तो इंट्रैक्शन रहे अगर ह्यूमन बॉडी का गैमा रेज के साथ तो बहुत नुकसान आता है उसके, ठीक है। लास्ट पे जो है हम एक पिक्चर देख लेते हैं ईएम स्पेक्ट्रम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विजिबल बैंड है जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया। विजिबल बैंड के अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग है और अगर हम राइट साइड पे देखें तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब इनको नॉन आयोनाइजिंग क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम से जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होगी और आयनाइजेशन पावर जो है वो ना होने के बराबर होगी। लेकिन अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ कम होती जाएगी, एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी और आयनाइजेशन जो पावर होगी वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट एक मतलब बल्ब बनाया हुआ है विजिबल रीजन में, ठीक है। ये इसके बेस जो है वो कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के बिहार पे ये पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। इसी तरह आगे टीवी है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन है वगैरह वगैरह, एएम है और रेडियो वेव्स है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे एक्सरेज हैं और फिर गैमा रेज और सारा कुछ, ठीक है। तो आज हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में पढ़ा, उसके सारे रीजन को अच्छे से जो है डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।